नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद करियर में क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें करीब 10 अलग-अलग रास्ते बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए क्या-क्या संभावनाएं हैं। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बी फार्मा की डिग्री सिर्फ दवाएं देने तक ही सीमित नहीं है। ये हेल्थ केयर और इंडस्ट्री में कई दरवाजे खोलती है। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि फार्मेसी मतलब बस केमिस्ट शॉप। हाँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहला और जो सबसे आम है वो तो फार्मासिस्ट का ही रोल है ना, जैसे अस्पताल में या रिटेल फार्मेसी में। हाँ, ये सबसे जाना पहचाना रोल है। दवाएं देना, मरीजों को सलाह देना और अब तो मरीज काउंसलिंग पर भी काफी जोर है। अच्छा, मतलब सिर्फ दवा देना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दवाओं का सही इस्तेमाल कैसे करना है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब समझाना भी अब फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा बन गया है। इससे इलाज बेहतर होता है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब थोड़ा रेगुलेशन साइड पे आते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर का जिक्र है इसमें। हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर ये सरकारी पदों पर होते हैं, जैसे CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्टेट FDA। ओके। इनका मेन काम है दवा की क्वालिटी चेक करना और ये देखना कि फार्मा कंपनियां सारे नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं। मतलब एक तरह से बाहरी निगरानी। अच्छा, ये बाहर से निगरानी रखते हैं। हाँ, तो फिर कंपनियों के अंदर क्वालिटी कौन देखता है? वो QC QA ऑफिसर? बिल्कुल सही। QC/QA मतलब क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। ये कंपनी के अंदर काम करते हैं। इनका काम कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक हर स्टेज पर क्वालिटी सुनिश्चित करना है। GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जैसे स्टैंडर्ड्स का पालन करवाना। ओह, तो ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम हुआ। बहुत ज्यादा, क्योंकि बात सीधे मरीज की सुरक्षा की है। समझ गया। एक बाहर से नियम देख रहा है, एक अंदर से पालन करवा रहा है। दिलचस्प। अच्छा, फिर रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव भी हैं। ये क्या करते हैं? रेगुलेटरी अफेयर्स वाले कह सकते हैं कि कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बीच पुल का काम करते हैं। अच्छा, कैसे? जब कोई नई दवा बाजार में लानी होती है तो उसके लिए बहुत सारे दस्तावेज, डेटा वगैरह जमा करने होते हैं। जैसे भारत में CDSCO को, अमेरिका में FDA को। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, उन्हें सही फॉर्मेट में जमा करना और अप्रूवल प्रोसेस को फॉलो करना, ये सब रेगुलेटरी अफेयर्स वालों का काम है। काफी पेचीदा काम है ये। बिना इनके तो नई दवा आ ही नहीं सकती मार्केट में। बिल्कुल। चलिए, अब रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट या CRA। हाँ, CRA क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। ये क्लिनिकल ट्रायल्स को मैनेज और मॉनिटर करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल मतलब जो इंसानों पर दवा के टेस्ट होते हैं। सही। तो CRA ये सुनिश्चित करते हैं कि ट्रायल सही तरीके से, नियमों के अनुसार और नैतिक रूप से किए जाएं और जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो भरोसेमंद हो। ओके। और इसी से जुड़ा एक और नाम है फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट। ये क्या है? फार्माकोविजिलेंस, हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका मतलब है दवा सुरक्षा की निगरानी। दवा सुरक्षा मतलब जब दवा मार्केट में आ जाती है उसके बाद भी उस पर नजर रखी जाती है। उसके कोई अनचाहे प्रभाव या साइड इफेक्ट्स, जिन्हें ADRs कहते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, तो नहीं आ रहे। ये एसोसिएट इन्हीं ADRs को मॉनिटर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। ये असल में दवा की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की निगरानी है। बहुत जरूरी है मरीजों की सेफ्टी के लिए। अच्छा, मतलब दवा आने के बाद भी काम खत्म नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेफ्टी मॉनिटरिंग चलती रहती है। समझ गया। अब आते हैं प्रोडक्शन और सेल्स पर। प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव ये दवा बनाते हैं। हाँ, मतलब बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी देखरेख करते हैं। दवा का बनना, उसकी पैकेजिंग, सब कुछ। इनका फोकस होता है कि प्रोडक्शन एफिशिएंट हो, सेफ हो और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR, ये नाम तो काफी सुना हुआ है। हाँ, MRs ये फार्मा मार्केटिंग कंपनियों के लिए काम करते हैं। इनका काम डॉक्टरों और अस्पतालों को अपनी कंपनी की दवाओं के बारे में जानकारी देना, उन्हें समझाना है। तो ये सेल्स का काम हुआ? सिर्फ सेल्स नहीं कह सकते। ये एक तरह से वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने वाले दूत होते हैं। डॉक्टरों को नई दवाओं, उनके फायदों, उनके इस्तेमाल के सही तरीकों और सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में अपडेट रखना इनका काम है। ये कंपनी और डॉक्टर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये एक अलग नजरिया है MR के रोल का। बढ़िया। अच्छा, अब आखिर में 2 और रास्ते बताए गए हैं, एक उच्च शिक्षा और दूसरा उद्यमिता।
जी, बी फार्मा के बाद आगे पढ़ना चाहें तो एम फार्म कर सकते हैं, किसी खास विषय में स्पेशलाइजेशन के लिए, जैसे फार्माकोलॉजी में या फार्मास्यूटिक्स में। और या फिर मैनेजमेंट में जाना है तो MBA कर सकते हैं। हाँ। और अगर विदेश जाकर पढ़ना है तो MS का ऑप्शन भी है, जिससे रिसर्च या इंडस्ट्री में और बेहतर मौके मिल सकते हैं। ठीक है। और उद्यमिता मतलब अपना बिजनेस। हाँ बिल्कुल, अपना रिटेल या होलसेल फार्मेसी स्टोर खोलना या दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करना, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं। आजकल तो डायग्नोस्टिक लैब्स भी एक अच्छा विकल्प बन गया फार्मेसी वालों के लिए। वाह, मतलब इसमें भी काफी स्कोप है। जोखिम तो होगा, पर जोखिम तो है, लेकिन अपना काम करने का संतोष और सफलता की संभावनाएं भी बहुत है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि बी फार्मा के बाद सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग रास्ते हैं। सीधे मरीजों की देखभाल से लेकर लैब में रिसर्च तक, सरकारी नियम बनाने से लेकर दवा बनाने तक और अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने तक। निश्चित रूप से ये फार्मेसी के क्षेत्र की विविधता और महत्व को दिखाता है। हर रोल, चाहे वो सामने दिखे या पर्दे के पीछे हो, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ सकते हम, भविष्य में टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, इन सभी भूमिकाओं को कैसे बदल सकती है। दिलचस्प सवाल है। सोचिए, AI दवा सुरक्षा की निगरानी यानी फार्माकोविजिलेंस में कैसे क्रांति ला सकता है, या फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाने में इन प्रोफेशनल्स का रोल कैसे बदल सकता है। इस पर विचार करना वाकई आगे की बात होगी।